नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज हैं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद जी, आपके जितने डिसीजंस थे मुख्यमंत्री होते हुए, जो आपने 660 लीटर मुफ्त का पानी या बिजली की बात की थी, उन सारे डिसीजंस पे केंद्र सरकार ने कल के एंटरिम बजट में पानी फेर दिया है। कह दिया कि 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से दिल्ली वासियों को फिर से पुराने रेट पर पानी और बिजली मिलेगी। तो ये दिल्ली वासियों के लिए एक संकेत है कि दोबारा भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाए, अगर उनको अच्छी बिजली और अच्छा पानी चाहिए तो। नजीब जंग से, जिनसे आपके बड़े अच्छे रिश्ते हैं, उन्होंने आपकी बात को रखा था कि ये पिछले सरकार का डिसीजन था, उसके बावजूद भी एंटरिम बजट में नहीं एक्सेप्ट किया गया। कांग्रेस से और बीजेपी से और क्या उम्मीद कर सकते हैं, वो तो सारे काम जन विरोधी करते हैं। बताइए टोटल कितना खर्चा था? 250-300 करोड़ रुपए का खर्चा था बिजली पानी की सब्सिडी का, वो भी नहीं दिया। और इनको कहो भाई यहाँ पे इन अमीरों के लिए ये करना है तो कुछ भी कर देंगे। और एक एक हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, ये अभी चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं ना राहुल जी, मोदी जी, बड़े बड़े हेलीकॉप्टरों में, एक एक हेलीकॉप्टर में 250-300 करोड़ खर्च देते हैं। जनता के लिए 250-300 करोड़ नहीं देंगे, बताओ। तो ये तो इनसे और उम्मीद करी क्या सकते। अच्छा, लेकिन हाई कोर्ट ने आपके ऊपर करंट क्यों लगा दिया? हाई कोर्ट ने रोक लगा दी आपके उस डिसीजन को। मैंने सुना स्टे किया है, लेकिन अभी चूंकि हमारी सरकार नहीं है तो सरकार की तरफ से कैसे उसको रखा गया, कौन वकील गया था, कुछ कह नहीं सकते। सरकार आएगी, अब हम आम आदमी पार्टी की सरकार बननी है, भारी बहुमत से बननी है। सारी दिल्ली के अंदर लोग बहुत खुश हैं हमारे 1.5 महीने के काम से। किसी से पूछ लीजिए, कहते हैं जी 1.5 महीने के अंदर जितना काम इस सरकार ने करके दिखाया 15-15 साल में किसी ने नहीं करके दिखाया। तो अब सरकार बनेगी तो ठीक कर देंगे। When you look back, अब do you regret? क्या आपको इस बात का रिग्रेट है कि आपने कांग्रेस के सपोर्ट से सरकार बनाई थी दिल्ली में? जनता ने कहा था, हमने तो जनता के कहने से बनाई थी। जनता से पूछा था, जनता ने कहा भी जितने दिन काम करने दें कर लो, जिस दिन गिराएंगे आ जाना बाहर। तो उन्होंने 48 दिन काम करने दिया, हमने 48 दिन खूब मेहनत से काम किया, रात दिन मेहनत किया। नहीं, लेकिन आपको ये लगा कि मैंने 48 दिन में इतने सारे काम किए और जनता खुश थी, लेकिन उसके बावजूद सरकार नहीं रही। तो इन्होंने गिरा दी ना, दोनों बीजेपी कांग्रेस वाले मिल गए दोनों। अभी तक पर्दे के पीछे मिलते थे ये लोग, रोज रात को इनकी सीक्रेट मीटिंग होती थी, अब ये खुल के सामने आ गए और खुल के इन लोगों ने दोनों ने मिलकर हमारी सरकार के, दोनों ने कहा लोकपाल बिल पास नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो जाए। इनको ये लगा कि ये अभी तो इसके पास छोटी सी एंटी करप्शन ब्रांच है, ये लोकपाल भी अगर इनके पास आ गया दिल्ली सरकार में तो ये किसी को नहीं बख्शेगा, सारे भ्रष्टाचारियों को ये जेल भेज देगा। उसमें बीजेपी वाले भी आ गए, कांग्रेस वाले भी आ गए। लोग ये कह रहे थे कि ये जन लोकपाल के लिए तो आपने इस्तीफा दिया नहीं, आपने लोकसभा इलेक्शन के लिए इस्तीफा दिया। ये सब आपकी जो है ना पीछे की, जो पर्दे के पीछे की राजनीति है, वो सब सामने आ रही थी। किसी ने कहा कि ये तो जो इनका इस्तीफा है ये हिट एंड रन, पॉलिटिक्स का हिट एंड रन खेल है। 2 क्वेश्चन, एक तो ये कि लोकसभा के लिए इस्तीफा दिया, मतलब कि मैं लोकसभा का प्रचार करना चाहता था इसलिए इस्तीफा दिया, ऐसा ना? हाँ, ऐसा कुछ। आपकी मंशा तो प्रधानमंत्री बनने की है। तो मेरे को ये बताइए कि कौन सा मुख्यमंत्री लोकसभा के चुनाव के प्रचार के लिए इस्तीफा देता है? मोदी जी ने इस्तीफा दिया क्या? पिछले 8 महीने से प्रचार कर रहे हैं गुजरात को छोड़ के। अब नीतीश कुमार भी प्रचार करेंगे, उन्होंने इस्तीफा दिया। अब जयललिता भी प्रचार करेगी। लोकसभा के चुनाव के प्रचार करने के लिए इस्तीफा दिया, ये तो पहली बार सुनने में आ रहा है। इन बीजेपी कांग्रेस वालों को जब कुछ नहीं मिलता ना बहाना, इनको कीचड़ फेंकना है, जो मर्जी कह के कीजिए। कि अरविंद को तो लोकसभा का प्रचार करना था, इस्तीफा असूलों पे दिया। लोकपाल बिल हमारे लिए नॉन नेगोशिएबल है, भ्रष्टाचार हमारे लिए नॉन नेगोशिएबल है। मैंने बार बार बोला था कि लोकपाल बिल पास नहीं होने देंगे, उसके लिए 100 मुख्यमंत्री की कुर्सियां कुर्बान है। लोकपाल बिल पास करा के रहेंगे। हम वहाँ पे कुर्सी पे बैठने के लिए, कुर्सी पे चिपकने के लिए नहीं गए थे, सत्ता भोगने के लिए नहीं गए थे, हम देश से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए गए थे। लेकिन एक बात बताइए कि आपके और एलजी के बीच में तो बड़े अच्छे रिश्ते थे, पराठा पॉलिटिक्स हो रही थी जब आप लेटे हुए थे यहाँ पे, तो पराठे भेज रहे थे, पराठे के साथ अचार वचार रोल करके और जैम रोल करके आ रहे थे। तो क्या हुआ कि ये पराठा पॉलिटिक्स बीच में कहाँ गच्चा खा गई? नहीं, एलजी के पास क्या वो है, एलजी के पास तो कोई वो पावर नहीं है। एलजी तो एक तरह से केंद्र सरकार के नुमाइंदे की तरह काम करते हैं। केंद्र सरकार कहती है केजरीवाल को निकालो तो वो निकाल देते हैं, केंद्र सरकार कांग्रेस कहती है केजरीवाल को रखो तो रख देते हैं बेचारे।
वो तो केंद्र सरकार के हाथ की कठपुतली रहते नहीं तो हैं। फिर क्या हो गया कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने एलजी के ऊपर धावा बोल दिया? वो ऐसी भाषा नहीं यूज करनी चाहिए। मुझे लगता है भाषा में संयम रखना चाहिए हमको। आपको लगता है कि आपकी पार्टी इतनी बड़ी होती चली जा रही है और उसको संभालना मुश्किल पार्टी थोड़ी है ये तो मूवमेंट है, आंदोलन है, क्रांति है, राजनीतिक क्रांति है। पूरा देश इसमें साथ जोड़ने वाला है। तो इसको आप नॉर्मल पार्टियों की तरह मत समझिए। इसमें ये ऐसी बाढ़ है जो पूरे देश को स्वीप करके ले जाएगी। तो क्या ये भी समझा जाए कि नॉर्मल तरीके की या जो शिष्टाचार की बातें वो भी नहीं होंगी? वो होनी चाहिए। मैंने ये तो नहीं कहा, शिष्टाचार की बातें होनी चाहिए। आपने कहा कि ये इतनी जल्दी बढ़ती जा रही है कि समेटने की क्या जरूरत है? हमारी पार्टी किस चीज के लिए स्टैंड करती है? सच्ची और ईमानदार राजनीति के लिए। यही तो चीज है जो दो लोगों के दिलों को छू रही है, जो कि लोगों के दिलों में झंझनाहट पैदा कर रही है। तभी तो ये इतनी तेजी से बढ़ रही है। वो उन दोनों के पास नहीं है, ना बीजेपी के पास सच्चाई है ना कांग्रेस के पास है। बीजेपी और कांग्रेस कभी आपको अराजक बोलते हैं। अराजक कैसे हैं? क्या कर दिया हमने जो अराजक हो गए? किस चीज के लिए अराजक कहते हैं हमें? अराजक कहते हैं क्योंकि आप शायद व्यवस्था में विश्वास नहीं करते। व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, व्यवस्था तो बदलेंगे जी। इस व्यवस्था से कैसे बताओ? हम ये कह रहे थे दिल्ली के अंदर कोई बलात्कार हो तो वहाँ पे किसी ना किसी पुलिस वाले की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। कोई ना कोई तो जिम्मेदार है। वो मना कर रहे थे। क्यों मना कर रहे थे? क्योंकि पैसा मांगते हैं नीचे से। नीचे के पुलिस वाले तो बहुत अच्छे हैं, कई सारे हमारे पास आते हैं, हमारे आंदोलन में जुड़े हुए हैं। कहते जी पैसा मांगते हैं ऊपर वाले, ऊपर तक जाता है पैसा। अब ऊपर तक का मेरे को नहीं पता कहाँ तक ऊपर तक जाता है, वो तो जांच करने पे पता चलेगा। तो हमने कहा जी किसी ना किसी पुलिस वाले की जिम्मेदारी तय करो। अब एसएचओ को आप कहोगे भाई तेरे एरिया में क्राइम नहीं होना चाहिए, नहीं तो जिम्मेदारी तय करेंगे। वो कहेगा जी या तो हफ्ता ले लो या जिम्मेदारी ले लो, दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। इसलिए ये लोग नहीं मान रहे। अब हम जब ये कहते हैं जिम्मेदारी तय करो तो कहते हैं अराजक है ये तो व्यवस्था भंग करने में लगा हुआ है। इनकी व्यवस्था है खाओ और खाने दो। अगर मैं आपको बता रहा हूँ सीरियसली, 1 लाख करोड़ रुपए खा जाता किसी ठेके में, थोड़े से बीजेपी वालों को फेंक देता, थोड़े से कांग्रेस वालों को फेंक देता, थोड़े बहुत मीडिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, थोड़े मीडिया में दे देता। सारे कहते हैं बड़ा बढ़िया मुख्यमंत्री है, इसके जैसा गवर्नेंस, इसके जैसे मुख्यमंत्री की गवर्नेंस नहीं आती। हमने क्या किया? हमने भ्रष्टाचार खत्म करने की कोशिश की। आज मैं नहीं कह रहा, एक बहुत बड़े अखबार, अंग्रेजी के अखबार वालों ने सर्वे करवाया था, टाइम्स ऑफ इंडिया ने सर्वे कराया था, फुल पेज आया था उनका कि जब से केजरीवाल आया भ्रष्टाचार बहुत कम हो गया है। 1.5 महीने में इतना सारा काम। तो आपको रुकना चाहिए था ना। और फिर आप पूरी बहुमत से आएंगे ना, आपको थोड़ा और दिखाना चाहिए था कि जनता। अरे 2 महीने की तो बात है, पूरे बहुमत से आएंगे। अब आपको इस बात का क्या विश्वास है कि अब जनता अगर बीजेपी केंद्र में आ गई और उसके बाद दिल्ली का इलेक्शन हुआ तो बीजेपी वाले तो ये सोच के बैठे हुए हैं कि दिल्ली में उनकी सरकार आ रही है? खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे। नहीं, खरीद नहीं लेंगे, वो तो ये कह रहे हैं, मान के बैठे हुए हैं कि उनके मोदी के गवर्नेंस के नाम पे दिल्ली में भी सरकार उनकी आएगी। मोदी के गवर्नेंस से वोट तो नहीं मिलने वाले दिल्ली में। हाँ, खरीद फरोख्त कर लें बीजेपी वाले, कांग्रेस को तोड़ ले। हमारी पार्टी तो टूटती नहीं है क्योंकि 2/3 चाहिए होता है। 27 है, 18 तोड़ने पड़ेंगे हमारी पार्टी से, 18 नहीं टूटने वाले हमारी पार्टी से। कांग्रेस टूट जाए, जानबूझ के टूट जाए, आम आदमी पार्टी को बाहर रखना है, कांग्रेस और बीजेपी वाले मिल जाए, हो सकता है। तो वो मिलके 5 साल की फिर सरकार भी तो चला सकते हैं, बना लेंगे। फिर अरविंद केजरीवाल के मूवमेंट का क्या होगा? मेरा मूवमेंट जी सत्ता के लिए नहीं है। मैं आऊं या ना आऊं, मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए थोड़ी आया हूं, देश बचाने के लिए आया हूं। करेंगे तो जब भी चुनाव होंगे जनता सबक सिखाएगी। अरविंद जी, लोग बोलते हैं कि बार बार अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनने थोड़ी आया हूं, देश बचाने आया हूं। तो क्या अरविंद केजरीवाल ही देश बचा सकते हैं और कोई नहीं है? एक ही आदमी बचा सकता है इस देश का, आम आदमी। मेरी भी कोई औकात नहीं है, बार बार ये कहा है। ये जो आम जनता है ना इस देश की, वो जिस दिन खड़ी हो जाए ये बड़े बड़े शासन डोल जाएंगे। वो खड़ी हो रही है, जनता खड़ी हो रही है, मेरी औकात नहीं है, जनता सबक सिखाएगी। अच्छा ये बताइए, आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? पता नहीं, मेरा लड़ना ना लड़ना, मैंने बार बार बोला मैं बहुत छोटा आदमी। आजकल आपके रडार पर मोदी है, राहुल के गांधी थे या कांग्रेस तो थी, आजकल आपके रडार पे जैसे कहते नरेंद्र मोदी जोर शोर से हैं। तो मैं जनता को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस देश में सत्ता कौन चला रहा है अभी? मनमोहन सिंह चला रहे हैं या राहुल गांधी चला रहे हैं या सोनिया गांधी चला रही हैं? इन तीनों में से कोई नहीं चला रहा। मुकेश अंबानी इस देश की सत्ता चला रहा है।
और कल को जब सत्ता बदल जाए मान लीजिए, और मान लीजिए मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाए, तो इस देश की सत्ता कौन चलाएगा? मोदी जी चलाएंगे या सुषमा स्वराज या आडवाणी जी? कौन चलाएगा? कोई नहीं चलाएगा, अंबानी चलाएंगे। आप सबके मुकेश अंबानी चलाएंगे। सबकी मुकेश अंबानी जी की एक जेब में राहुल गांधी हैं और दूसरी जेब में मोदी हैं। मुकेश अंबानी जी दोनों पार्टियों को, मोदी जी को भी और उनको भी पैसा देते हैं चुनाव लड़ने के लिए खूब जम के, 500 करोड़ 1000 करोड़, और इनको हेलीकॉप्टर देते हैं, हवाई जहाज देते हैं। फिर जो भी जीत के आ जाए, आदमी तो मोदी का ही है, आदमी तो अंबानी का ही है। आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही है? मैं तो बहुत कम बोला है जी, जिस दिन सच्चाई बाहर आ जाएगी तो पता चलेगा कि बहुत असलियत में तो बहुत ज्यादा है। असलियत में तो अंदर कबाड़ हो चुका है। अच्छा ये बताइए, आपसे मैंने पहले भी पूछा कि आप लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे। दिल्ली की बात थी तो आपने ताल ठोक के बोला था कि शीला दीक्षित जहां जहां से लड़ेंगी मैं वहां से लड़ूंगा। अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं आ रहे हैं सामने? राहुल गांधी को लड़ना चाहिए ना, सारा काम हम थोड़ी करेंगे। ये दोनों आपस में क्यों नहीं लड़ते ये बताओ। राहुल जी के खिलाफ बीजेपी ने कभी भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा किया? सोनिया गांधी के खिलाफ बीजेपी ने कभी भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़ा क्यों नहीं किया? नरेंद्र मोदी के खिलाफ, आडवाणी जी के खिलाफ, सुषमा स्वराज जी के खिलाफ कभी भी कांग्रेस वालों ने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, कुछ ना कुछ सेटिंग तो है दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं है, पीठ पीछे है कि तुम हमारे नेताओं को जिता दो, हम तुम्हारे नेताओं को। मैं आज आपके टीवी चैनल में इतना तो आश्वासन दे सकता हूँ, इन सारे बीजेपी और कांग्रेस वालों के बड़े नेताओं के खिलाफ हम अपने दिग्गज नेता खड़े करेंगे। तो हमारी मैच फिक्सिंग नहीं है इन लोगों के साथ। राहुल गांधी के खिलाफ कुमार विश्वास को खड़ा कर दिया, मैंने मान लिया। लेकिन तो मैं यही पूछ रही हूँ कि आज की डेट में नरेंद्र मोदी या बीजेपी तो ये डिक्लेयर कर चुकी है कि उनकी सरकार बन गई है और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल को उनके सामने खड़ा होना चाहिए ना। कोई चुनौती नहीं देगा तो कौन देगा? वो चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ वो चुनाव लड़ रहे हैं, कहा उन्होंने, जिस दिन वो कहेंगे हम भी बता देंगे। तो क्या ये मान लिया जाए कि जिस दिन नरेंद्र मोदी अपना डिक्लेयर करेंगे कि वो चुनाव लड़ रहे, तो क्या उसी दिन अरविंद केजरीवाल भी आएंगे चुनाव के मैदान में? मैं कुछ नहीं कह सकता अभी। मेरे अरविंद केजरीवाल इम्पोर्टेंट नहीं है, देश इम्पोर्टेंट है और इन सब लोगों को चुनौती देना इम्पोर्टेंट है और हम चुनौती देंगे। केजरीवाल देगा, कोई और देगा, कोई और भी बड़ा भारी भरकम आदमी मिल सकता है, कोई और भी दे सकता है। हम तो बहुत छोटे लोग हैं, हमारी क्या औकात है, हम बहुत छोटे। एक तरफ तो आप व्यवस्था बदलने की बात करते हैं और दूसरे तरफ कहते हैं मैं बहुत छोटा हूँ। ये तो नहीं चलेगा, ये डुअल चीज नहीं चल सकती अरविंद जी। व्यवस्था इस देश की जनता बदलेगी, जनता बदलेगी तो जनता के फेस तो आजकल आप बने हुए हैं। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, नहीं जनता बदलेगी जी। चुनाव लड़ूंगा भी नहीं लड़ूंगा मुझे नहीं पता, मैं यहाँ कोई रोज चुनाव लड़ने थोड़ी आया हूँ, देखेंगे जब समय आएगा देखेंगे। ये बताइए कि आपने क्या आंका है कि आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव में किस तरीके का पॉलिटिकल सिनेरियो आप देख रहे हैं? मुझे लगता है कि देश की जनता को ये समझना पड़ेगा कि देखिए जनता यूपीए से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और यूपीए के घोटालों से, यूपीए की महंगाई से, यूपीए की बेशर्मी से, यूपी की एग्रेसिवनेस से, उनकी एरोगेंस से जनता बहुत परेशान है। यूपीए के तो सबक सिखाने वाली है, यूपी का तो पूरा एग्जिस्टेंस ही खत्म ना हो जाए। मोदी जी को लेके लोगों को एक ऑल्टरनेट दिखाई दे रहा था कि मोदी जी एक ऑल्टरनेट है, मोदी जी ऑल्टरनेट है, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि मोदी जी उसी व्यवस्था के एक हिस्सा हैं। मोदी जी क्या कह रहे हैं कि ये व्यवस्था बहुत अच्छी है, ये राजनीति बहुत अच्छी है और इसी राजनीति को इस्तेमाल करके मैं विकास करूंगा, यही कह रहे हैं वो। हम ये कह रहे हैं कि इस राजनीति के जरिए विकास नहीं हो सकता, विनाश हो सकता है। इस देश की राजनीति को बदलना पड़ेगा, इस देश की राजनीति को ईमानदार बनाना पड़ेगा और इस देश की राजनीति जो आज वीआईपी की राजनीति बन गई है उसे जनता की राजनीति बनाना पड़ेगा। ये हम लोगों का कहना है, ज़मीन आसमान का अंतर है दोनों में। हम ये कह रहे हैं कि अंबानी, मुकेश अंबानी मोदी जी को भी पैसा देता है और राहुल को भी पैसा देता है चुनाव लड़ने के लिए, दोनों को हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर देता है चुनाव लड़ने के लिए। जो मर्जी आ जाए, अल्टीमेटली कंट्रोल मुकेश अंबानी के हाथ में रहता है। तो व्यवस्था नहीं बदलेगी, चेहरा बदल जाएंगे, अल्टीमेटली कंट्रोल तो उन्हीं कुछ लोगों के हाथ में रहेगा। फिर भी आपने कुछ आकलन तो किया होगा ना कि आम आदमी पार्टी कितनी सीट्स लेके आएगी, क्या करेगी? हमारा मकसद इस टाइम जनता के बीच में ये सारी बातें रखने का है कि देखो भैया ये होने वाला है। अब जैसे ये गैस प्राइस वाला हुआ, मुकेश अंबानी जी को गैस के कुएं दिए गए,
उनको कहा गया भाई गैस निकालो और सरकार को दो, सरकार उस गैस को इस्तेमाल करेगी। उस गैस को निकालने का की जो खर्च है वो $1 से भी कम आता है। मुकेश अंबानी जी के साथ एग्रीमेंट हुआ था कि 17 साल तक $2.5 के हिसाब से गैस दोगे। $1 की चीज पे $2.5 दे रहे थे, कोई कम तो नहीं दे रहे थे। उन्होंने मंत्रियों के साथ साठगांठ करके पहले उसको $4 करा दिया, फिर भी उनका लालच खत्म नहीं हुआ तो बोले $8 करो। और ये सरकार इतनी बेशर्म है कि उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया कि अभी आने वाले 1 अप्रैल से गैस के दाम $8 हो जाएंगे, $1 की चीज के $8। तो क्या ये अगर ये $8 जब हो जाएंगे, इस देश के अंदर सीएनजी के दाम बढ़ जाएंगे, सीएनजी के दाम बढ़ गए तो ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ जाएंगे, इस देश के अंदर बिजली के दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसी गैस से बिजली बनती है, इसी गैस से खाद बनती है, सारे खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ जाए। एक तो जनता को ये समझने की जरूरत है। अगर ये तो हमें पता चल गया, नहीं तो किसको पता चलता बिजली के दाम बढ़ जाते 1 अप्रैल से। नहीं तो आप जो हम ये कह रहे लोकसभा हैं, के चुनाव में जा रहे हैं, सुनिए नहीं मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप मुकेश अंबानी के खिलाफ जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जा रहे हैं? इस देश के आम आदमी की लड़ाई मुकेश अंबानी से है, नरेंद्र मोदी से नहीं है। मैं बताता हूँ। और मुकेश अंबानी की इस जेब में मोदी है और उस जेब में राहुल गांधी है, तो इस देश के आम आदमी की लड़ाई उन दोनों से है। नहीं, लेकिन लोग ये भी तो कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी सडनली अपनी जो बात है वो उसने मुकेश अंबानी के ऊपर डाल दिया और नरेंद्र मोदी या यूपीए से अपना रडार में हटा रहे हैं। क्या बात है? इस देश की असली सच्चाई देश की जनता के सामने रखी है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं थी मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की। हम लोगों ने एफआईआर दर्ज की मुकेश अंबानी के खिलाफ, और जैसे ही मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, तुरंत मोइली साहब कहते हैं मुकेश अंबानी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बताइए कॉन्स्टिट्यूशन कहां से आ गया? अरुण जेटली जी कहते हैं, मैं ये कह रहा हूँ दोनों पार्टियों को बड़ी तकलीफ हुई कि मुकेश अंबानी जी के खिलाफ एफआईआर। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि आप नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, आपकी सडनली आपके रडार से या इलेक्शन से बीजेपी हटके मुकेश अंबानी कैसे आ गए? यही तो जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि समझ जाओ, ये राहुल गांधी के जाने के बाद अगर मोदी आ गए तो कंट्रोल मुकेश अंबानी के हाथ में ही रहेगा। लेकिन फिर भी आप इसको समझाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आप इस बात को तो मानते होंगे कि आपकी आम आदमी पार्टी अभी पूरे देश भर में फैली नहीं है, अभी पूरे देश में उसका व्यापक प्रचार नहीं हुआ। हमारी पार्टी इंपॉर्टेंट तो आप कैसे अपनी बात को रख पाएंगे? जनता चुनाव लड़ेगी, जनता चुनाव लड़ाएगी, जनता कैंडिडेट खड़े करे। हमारे पास तो कैंडिडेट ही नहीं है, छोटे आदमी हैं हम। जनता कैंडिडेट खड़े करेगी, हम तो केवल व्हीकल हैं। जनता कैंडिडेट खड़े करेगी, जनता चुनाव लड़ेगी, जनता पैसा देगी, जनता चुनाव लड़ाए। दिल्ली में क्या हुआ था? हमने थोड़ी चुनाव लड़ा था, जनता ने चुनाव लड़ा था। कोई हमारा कैंडिडेट 3 लाख रुपए में जीत गया, कोई 4 लाख रुपए में जीत गया। जीत के दिखाओ जरा 4 लाख रुपए में चुनाव। जीता जाता है 4 लाख रुपए में चुनाव? कैसे जीते? जनता ने जिताया। जनता ने घर घर जाके कैंपेनिंग की थी। जिस दिन जनता को समझ में आ गया कि बॉस असली चेहरा मोदी और राहुल नहीं है, असली चेहरा मुकेश अंबानी है, उस दिन खेल खत्म हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, उन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री के ऊपर ना बहुत प्रेशर होता है। देखिए अरविंद केजरीवाल को इतना प्रेशर था कि 49 दिन में भाग खड़े हुए। तो क्या सच में आपके ऊपर एज ए मुख्यमंत्री बहुत प्रेशर था? उनके ऊपर क्या क्या प्रेशर है बताएं जरा। कौन से प्रेशर है? उन्होंने तो आपके लिए ये कहा। अब अगर आप सच्चाई की जिंदगी जीते हो तो कोई प्रेशर नहीं होता, रात को सुकून की नींद सोते हो। अगर आप चोरी करते हो चारों तरफ से तो बहुत प्रेशर होता है, तरह तरह के प्रेशर। मैं यही समझना चाह रही हूँ कि जब आप 49 दिन के लिए मुख्यमंत्री थे तो क्या आपके ऊपर बहुत प्रेशर था? मेरे ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं था। आजादी के बाद से आज तक सारी सरकारें उठा के देख लो, 1.5 महीने में किसी ने इतना काम करके दिखाया हो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। किसी ने इतना काम करके दिखाया हो। ये कहते हैं गवर्नेंस नहीं आती, गवर्नेंस नहीं आती। इतना काम किसी ने करके दिखाया हो जितना हमारी सरकार ने, और इतना इम्पैक्ट किसी सरकार का। कल मैं वहां कुरुक्षेत्र गया था, वहां कुछ लड़के मिले, बोले भाई साहब हमारे रिश्तेदार कह रहे हैं दिल्ली के अंदर कि जितना भ्रष्टाचार में कमी 1.5 महीने में आई है, कहते हैं इन्होंने फिर शुरू कर दिया इन पुलिस वालों ने। अन्ना जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक चेहरा और एक वो बना, वो सब अरविंद केजरीवाल लेके चले, उनको ढोए, उनको मुहिम में आगे रखा। लेकिन जब सर्टिफिकेट देने की बात आई तो उन्होंने ममता बनर्जी को सर्टिफिकेट दे दिया कि प्रधानमंत्री के लिए तो ये मटेरियल है। क्या हो गया अरविंद केजरीवाल? ऐसा मत कहिए, अन्ना जी को ढोया। अन्ना जी हमारे बहुत पूज्य हैं, मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी।
लेकिन फिर भी उन्होंने ममता बनर्जी को सर्टिफिकेट दिया है कि ममता बनर्जी जो हैं वो देश की प्रधानमंत्री बनने लायक हैं और अन्ना का सपोर्ट उनको है। हो सकता है हमारे में कुछ कमी रह गई होगी। क्या कमी रह गई? अन्ना जी बताएंगे। नहीं, अन्ना जी तो कब बताएंगे, लेकिन मैं तो ये पूछ रही हूँ क्योंकि आपके जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने हमेशा कहा कि अन्ना को अन्ना बनाया अरविंद केजरीवाल ने। ना, अन्ना जी बहुत पूज्य हैं। अन्ना जी हैं और अरविंद केजरीवाल बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटे होंगे, उनके सामने तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ममता बनर्जी को जिस तरीके से सेंटर की पॉलिटिक्स में ले आया है, वो उनको प्रमोट कर रहे हैं, उस पे आप क्या देखते हैं? आप भी एक राजनीतिक हैं। अच्छी बात है, अन्ना जी जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे होंगे। ये तो थोड़ा कुछ बहुत पॉलिटिकल। आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज नहीं देने वाला। नहीं, ये बहुत पॉलिटिकल सवाल है। अरे तरीके से आपने पतली गली हो गए, ये सही नहीं है। गली नहीं। हाँ? आप मुझसे अन्ना जी के खिलाफ कहलवाना चाहती है, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा अन्ना जी के खिलाफ। अच्छा ये बताइए कि चलिए अन्ना जी के खिलाफ मैं नहीं कहवाना चाह रही, मैं पूछ रही हूँ कि उन्होंने जो ममता बनर्जी को जो सपोर्ट किया उनको जो किस तरीके से देखते हैं? उनको जो ठीक लगा उन्होंने किया, उनकी हम इज्जत करते हैं, हमेशा इज्जत करते हैं। इज्जत एक तरफ है, लेकिन पॉलिटिकली जब आप साथ में नहीं है, इज्जत जो एक तरफ जो है। उनको ठीक लग रहा है, जहाँ पे उनको उम्मीद नजर आई है वो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की पावर खत्म कर रहे थे, मंत्रियों की पावर खत्म कर रहे थे, जनता को पावर देने के लिए गए थे। हमारा मकसद है कि एक ऐसा समय आए, जल्दी ऐसा समय आए जब हम व्यवस्था बदल दें, पावर जनता को दे दें और आम आदमी पार्टी को वाइंड अप कर दें। वाइंड अप कर दें? वाइंड अप कर दें। क्या जरूरत है आम आदमी पार्टी की? तो इतने सारे आपके कार्यकर्ताओं का क्या होगा? जब देश सुधर जाएगा, ये कार्यकर्ता पार्टी जो मंत्री बने, जो एमएलए बने, उनका क्या होगा? क्योंकि हर कोई अरविंद केजरीवाल की तरह तो सोचता नहीं है। ये कोई जरूरी तो नहीं हो ना कि हर किसी की सोच सिर्फ अरविंद केजरीवाल की तरह ही हो। उनको कूट कूट के भरा है कि हम यहाँ सत्ता के लिए नहीं आए। और जितने लोग काम कर रहे हैं आज हमारे साथ, कोई भी अरविंद केजरीवाल के लिए काम नहीं कर रहा, कोई भी आम आदमी पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा, सारे देश के लिए काम कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अपना दुकान बंद करके बैठे हैं, नौकरी छोड़ के बैठे हैं, कुछ नहीं मिल रहा। मेरे को तो चलो आप कह सकते हो शोहरत मिल गई, नाम मिल गया, मुझे तो फिर भी एक वर्ल्डली उसमें बोला जाए। उनको क्या मिला? ढेरों हजारों ऐसे हमारे वॉलंटियर्स हैं जो सब छोड़ छाड़ के बैठे हैं, कुछ नहीं मिला देश के लिए, पार्टी के लिए। आपको नहीं लगता कि जब उन्हें कुछ और चीज नहीं मिलेगी तो वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होंगे? नहीं, जब व्यवस्था सुधरेगी, हमारा काम लंबी चीज है। लंबी क्यों है? सपना तो देखिए, ये देश भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता है, इस देश के अंदर व्यवस्था बदल सकती है, इस देश के अंदर न्याय मिल सकता है, इस देश के अंदर सत्ता जनता के हाथ में जा सकती है। ये सपना तो देखना चालू कीजिए। जिस दिन इस देश के सारे लोगों ने ये सपना देखना चालू कर दिया, ये चुटकी बजाते व्यवस्था। एक बात बताइए कि आप ये जो सपने देखते हैं और जो बोलते हैं या कहने की कोशिश करते हैं, तो आपकी जो एक्स कॉलीग है किरण बेदी जी, वो क्यों बार बार दूसरे तरीके से ट्वीट कर देती हैं? वो क्यों कह देती हैं कि ये जो अरविंद कह रहे हैं ये सब बेवकूफी है? ये वो क्यों कह देती हैं? क्या बात है? उनको मोदी जी से प्यार हो गया। मैं और क्या कह सकता हूँ, उनके ट्वीट से ही झलकता है कि उनको मोदी जी से प्यार है। सिर्फ इसीलिए? और क्या कर? या कहीं ये तो नहीं कि आपने पार्टी बना ली, आप चमक गए, आप मुख्यमंत्री बन गए, वो वही रह गए? वो प्रश्न उन्हीं से पूछिए, मैं कैसे बताऊं? नहीं, लेकिन आप लोग सब एक साथ के चले थे और सब बिखर गए, तो कोई कैसे इस बात पर विश्वास करे कि आज जिस बात को आप कह रहे हो वो आगे भी चलता रहेगा? सर चल ही रहे हैं, हम तो चल रहे हैं। हम तो जो कहा था हमको उसी रास्ते पे चल रहे हैं। अब कोई साथ चल रहा है नहीं चल रहा, क्या कर सकते हैं? अच्छा ये बताइए, तमाम बड़े बड़े लोग पर तमाम बड़े बड़े नेता आप लोग भी उनको ला रहे हैं, तमाम ऐसे नामों को लेके आ रहे हैं, कोई शास्त्री ला रहा है, कोई गांधी ला रहा है, कोई, तो इस तरीके के नाम से क्या आपको लगता है कि ये जरूरी है आपको लाना, या ये एक आपकी राजनीतिक मजबूरी है? इस देश के सारे अच्छे लोग इकट्ठे हों, यही तो अच्छी राजनीति है। और क्या है? अगर अच्छे अच्छे लोग सारे देश से इकट्ठे होंगे सारे लोग, तो ये बहुत बड़ी ताकत बनेगी। यही तो अच्छी राजनीति है। इसको मजबूरी कह लीजिए। हाँ मजबूरी है, हम इस देश के सारे अच्छे लोगों को नहीं, लेकिन आपको वो भी, आपको सब जो मार्केटेड नाम है वैसे लोगों की जरूरत पड़ रही है इलेक्शन में? नहीं, मार्केटेड क्या, अगर बड़े लोग आते हैं जो आज तक राजनीति में कभी आते ही नहीं थे, पहली बार राजनीति में कूद रहे हैं क्योंकि उनको उम्मीद दिखाई दे रही है, तो इसमें तो खुशी होनी चाहिए देश को। फिर वो आम आदमी का क्या, जिनको, ये लोग आम नहीं है? नहीं खास हैं। कैसे?
खास हो गए तब तो आप उनको बुला बुला के टिकट दे रहे हैं। इतने खास लोगों को बुला रहे हैं तो कुछ तो रीजन होगा। आपके हिसाब से आम आदमी मैं तो आम आदमी पार्टी की नेता हूँ नहीं, मैं तो आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। मैं बता देता हूँ, हमारे हिसाब से आम आदमी वो है जो इस देश की व्यवस्था से त्रस्त है और इस देश के अंदर ईमानदार राजनीति कायम करना चाहता है। और खास आदमी वो है जो आज इस देश की व्यवस्था से खुश है और इस देश की व्यवस्था का दुरुपयोग करके अपने लिए फ़ायदा पहुंचा रहा है और व्यवस्था बदलना नहीं चाहता। ये आम आदमी और ख़ास आदमी में फ़र्क है। जितने लोगों को हम ला रहे हैं वो इस देश की व्यवस्था को बदल के ईमानदार राजनीति कायम करना चाहते हैं, इसलिए वो आम आदमी है। ये बड़ा आपको लगता नहीं कि कुछ ज्यादा ही फिलोसॉफिकल डेफिनेशन है आपका? यही सही डेफिनेशन है। ये बड़ा फिलोसॉफिकल डेफिनेशन है। इससे ये डेफिनेशन आखिर आपको कहाँ ले जाएगा? हमें थोड़ी कहीं जाना है, इस देश को आगे ले जाएगा, व्यवस्था बदलेगा, इस देश के सारे आम लोगों को इकट्ठा करके व्यवस्था बदलेगा, देश को आगे ले जाना है। अरविंद जी, एक बात बताइए, आप इतने सारे विजन या इतने सारे सपने या इतनी सारी बातें बोल रहे हैं, कभी इस बात का भी डर है कि मैं अगर फेल करूंगा तो क्या होगा? कहीं मुझे लोग उसी तरीके से जैसे वीपी सिंह को बोलते हैं वैसे ही तो नहीं बोलेंगे? सर, ये मेरी लड़ाई थोड़ी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये तो देश की लड़ाई है। और मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि मैं देश को बदल दूंगा। मैं होता कौन हूँ देश को बदलने वाला? इतना सा अदना सा आदमी हूँ। मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ देश को जोड़ने की, और जितना काम मैं करके जाऊँगा वो जितना अधूरा रहेगा उसके बाद हम सब लोगों के बच्चे इसको आगे ले जाएंगे। तो ये बताइए कि इलेक्शंस के बाद मायावती जी या जयललिता जी या ममता जी, इन सब में से किसी को सपोर्ट करने की बात आई तो क्या अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी इनको सपोर्ट करेगी? आपको लगता है करना चाहिए? कोई है करने लायक? मैं तो ये पूछ रही हूँ, तो आप क्या करेंगे? नहीं करेंगे। अगर आपकी जो भी आप क्या विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे? क्या लगता है कि दिल्ली का एक्सपीरियंस बहुत हो गया? नहीं, हम इनमें से किसके साथ जाएं? यही तो प्रॉब्लम है इस देश की, यही लोग तो प्रॉब्लम है। कैसे इनके साथ गठबंधन कर सकते हैं? तो फिर क्या होगा? अरविंद मैंने तो बताया कि किस तरीके की राजनीति 21 मई के बाद आम आदमी पार्टी के लिए देख रहे हैं? आपके जो चुने हुए जो भी आएंगे रिप्रेजेंटेटिव्स, एमपीज, वो किधर बैठेंगे? सर, जो भी रोल जनता देगी उधर ही बैठ जाएंगे। दो चीजें नजर आती है, हमारी पार्टी एक तरह से संसद में एक साबुन के टुकड़े की तरह होगी, चाहे वो छोटा टुकड़ा हो, अगर ज्यादा सीट आई तो बड़ा टुकड़ा बन जाएगा। इन लोगों की सफाई करेंगे उस साबुन के टुकड़े से, गलत काम नहीं होने देंगे। अगर बीजेपी ठीक होती, अगर ठीक से विपक्ष की भूमिका निभाती तो सरकार इतने बड़े बड़े घोटाले नहीं कर सकती थी। दोनों मिले हुए थे, दोनों को पैसे मिलते थे। तो एक सशक्त ऑपोजिशन की भी बहुत सख्त ज़रूरत होती है। ज़्यादा सीटें आएंगी तो ज़्यादा अच्छी भूमिका निभा पाएंगे। और दूसरा, मुझे लगता है ये फ्रैक्चर्ड मैंडेट होगा इस बार और ये ट्रांजिशन फेज होगा शायद अभी। लेकिन उसमें आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका होगी? मैं तो यही बार बार पूछ रही हूं। साबुन की भूमिका होगी कि आप किधर? साबुन की भूमिका तो मैंने समझ लिया, पर आप बैठेंगे किधर? विपक्ष में बैठेंगे। विपक्ष में बैठेंगे। मैंने जब आपका पहले इंटरव्यू किया था तब आपको शायद याद होगा कि आपने कहा था कि न तो मैं कांग्रेस से सपोर्ट लूंगा न दूंगा, न बीजेपी से सपोर्ट लूंगा न दूंगा। उसके बाद फिर भी आपने सपोर्ट लिया और आप गए। मैं सहमत हूं आपसे। आपको याद होगा, हमें ना तो सपोर्ट लेनी थी ना देनी थी। शुक्रवार का दिन था, एलजी साहब का फोन आया मेरे पास कि भाई कल सुबह आ जाइए, आपके साथ चर्चा करनी है सरकार बनाने के लिए। हमारी पार्टी की मीटिंग हुई दिन में, हमने चिट्ठी बना के तैयार कर ली जी, हमारे पास तो नंबर है नहीं, हमें सरकार नहीं बनानी। शाम को अचानक शकील अहमद का बयान आने लग जाता है टीवी पे कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट देने के लिए तैयार है, और चिट्ठी दे आते हैं वो जाके वहाँ पे। वो एक तरह से ट्रैप करना चाहते थे हमको। और तुरंत मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आने लगे, कई अच्छे वेल विशर्स के भी, कि भाई अगर आप सरकार नहीं बनाओगे तो ऐसे लगेगा जैसे आप लोग भाग रहे हो। और टीवी पे चलने लग गया कार्यक्रम, ये लोग तो भाग रहे हैं, इन्होंने तो जो वादे किए थे सारे बेकार थे, सारे इम्प्रैक्टिकल थे, इनको तो सरकार नहीं आती, भाग रहे हैं फलाना ढिमका। तो एक धर्म संकट पैदा हो गया। हम बिल्कुल सरकार नहीं बनाना चाहते थे। तो अगले दिन एलजी को मैंने कहा कि हम जनता से पूछेंगे। 280 सभाएं की हमने दिल्ली में, और ओवरवेलमिंग, मैंने एक्चुअली ये सोचा था जनता ये कहेगी इन बदमाश कांग्रेसियों के साथ मत जाना,
लेकिन जनता ने ओवरवेलमिंगली कहा कि जितने दिन ये सपोर्ट कर रहे हो उतने दिन काम कर लो, उसके बाद वापस आ जाना जब सपोर्ट गिरा दें ये लोग। तो 280 में से 257 सभाओं ने कहा कि सरकार बनाओ, सरकार बनाओ। तो अगर जनता कहेगी कि इस सरकार में साथ जाके साबुन की भूमिका निभाओ, बीजेपी या कांग्रेस या लेफ्ट किसी के साथ, तो क्या अरविंद केजरीवाल जाएंगे, आम आदमी पार्टी जाएगी? अभी तक तो ऐसा नहीं लगता कि हम कोई गठबंधन करेंगे। अकेला चलो रे? अकेला चलो क्या, किसके साथ करें गठबंधन? जनता के साथ गठबंधन है हमारा, इन पार्टियों के साथ नहीं हो। लेकिन जनता तो आपको बना के आपकी नुमाइंदगी तो पूरा मेजोरिटी देना। फिर ऐसे क्यों कह रही है जनता कि 4 सीटें ले लो और उनके साथ जाके बैठ जाइए सब? अगर जनता चाहती है तो पूरी मेजोरिटी दे। अगर आपकी सहमति से या आपके डिसीजन से कोई सरकार बनती या बिगड़ती, जैसे आपने कहा कि कुछ मिली जुली आएगी, तो अगर आपकी भूमिका इंपॉर्टेंट होगी तो क्या अरविंद केजरीवाल अपनी उस भूमिका को निभाएंगे? अब बहुत हाइपोथेटिकल मैं तो पूछूंगी इसलिए क्योंकि ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं। तो जब हम आएंगे, we will cross the bridge when we come to it. No, you become very smart now. You are not so honest. I am honest. You give very honest answers. मैं अभी भी ईमानदार। क्वेश्चन ऐसा होगा तो फिर क्या करेंगे, फिर वैसा होगा तो फिर क्या करेंगे? आपने खुद बोला कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट की बात है, जब आपने ऐसा होगा, मिली जुली सरकार आएगी, जब तो ऐसा होगा तो सरकार में अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी होगी कि नहीं, हाँ या ना? नहीं, ये नहीं होगी। नहीं होगी। नहीं होगी ना। और फिर जनता ने कह दिया तो फिर हाँ हो जाएगा? नहीं कहेगी जनता, चिंता मत करो। नहीं, हमें चिंता नहीं करनी, हम आपसे पूछ रहे हैं क्या होगा। नहीं कहेगी जनता, नहीं कहेगी। तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि मिली जुली सरकार के अरविंद केजरीवाल पार्ट नहीं होंगे? नहीं होंगे। क्या ये मान लिया जाए कि आप उस समय तक के लिए वेट करेंगे जब आपकी पार्टी पूरी तरह से बहुमत में आए? ऐसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तभी आप सरकार में आएंगे। अरविंद केजरीवाल, थैंक यू सो मच टॉकिंग टू अस, थैंक यू। तो ये थे आमने सामने में अरविंद केजरीवाल। मैं अनुराधा प्रसाद किसी नई पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।